हे गाइस, दिस इज स्पीड टाइगर और आज मैं आपके लिए एक बहुत ज़बरदस्त कॉमिक लेकर आया हूँ। वैसे मैं हर दफ़ा जो है अपने चैनल पे बहुत टाइम से कॉमिक बुक सीरीज़ शेयर कर रहा था, लेकिन अब एक ऐसा वक्त आ गया है जहाँ पे इस कॉमिक को शेयर करना बहुत ज़रूरी है। ये एक वन शॉट है, मतलब आप मुझसे इस वीडियो के एंड में ये नहीं पूछेगा बिल्कुल भी कि इसका अगला पार्ट कब आएगा, इसका अगला पार्ट कब आएगा। ये सिर्फ एक वन शॉट है। इसके ज़रिए जो है हमें फ्यूचर की स्टोरीज़ के बारे में पता चलता है। इसी तरह मैंने अभी थोड़े दिन पहले मार्वल लेगेसी का वन शॉट अपने चैनल के ऊपर शेयर किया था, जिसमें हमें मार्वल का फ्यूचर पता चला था। तो उसमें बहुत सारे लोगों के यही कमेंट आए कि इसका पार्ट 2 कब आएगा, पार्ट 2 कब आएगा। तो मैंने कहा मैं आपको ये बात यहाँ पे क्लियर कर दूँ कि जो वन शॉट होते हैं उसके कोई पार्ट्स नहीं होते हैं। वो सिर्फ एक सिंगुलर कॉमिक होता है जिसके ज़रिए हमें मार्वल कॉमिक्स के अंदर जो भी हो रहा होता है या जो होने वाला होता है बड़ा इवेंट, उसके बारे में पता चलता है। तो आज जो मैं आपके साथ वन शॉट शेयर करने वाला हूँ वो है द न्यू एवेंजर्स इल्यूमिनाटी। आपको इल्यूमिनाटी नाम सुन के कुछ गैस तो लग गया होगा कि मैं यहाँ पे किस बारे में बात करने वाला हूँ, क्योंकि मैं इल्यूमिनाटी के बारे में पहले न्यू एवेंजर्स की जो कॉमिक बुक सीरीज़ थी उसमें बता चुका हूँ। और हमने सबसे पहले इल्यूमिनाटी को न्यू एवेंजर्स के कॉमिक्स इशू नंबर 7 के अंदर ही देखा था। अगर आप चाहें तो मेरे चैनल पर जाके वो कॉमिक बुक इशू पढ़ सकते हैं। उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में याद से डाल दूंगा। तो पहले मैं थोड़ी सी आपको इसके बारे में इन्फॉर्मेशन देते चलूँ, फिर हम इस कॉमिक बुक की तरफ चलेंगे। तो ये कॉमिक बुक जो है सिविल वॉर के इवेंट से थोड़े दिन पहले ही रिलीज़ किया गया था और यही एक कॉमिक है जिसकी वजह से सिविल वॉर के इवेंट के बारे में हमें पता चला था। मतलब यानी कि उस वक्त हमें ये नहीं पता था कि सिविल वॉर जैसा कोई इवेंट होने वाला है। इस कॉमिक के ज़रिए हमें पता चला था कि सिविल वॉर का इवेंट होगा। इसी कॉमिक के ज़रिए हमें पता चलेगा कि हल्क को हम किस तरह से इस दुनिया से बाहर निकालेंगे, यानी कि प्लेनेट हल्क और वर्ल्ड वार हल्क वाले इवेंट किस तरह से होंगे। तो ये कॉमिक मैं समझता हूँ कि मेरी इस कॉन्टीन्यूटी के अंदर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और क्योंकि इससे पहले कि मैं सारे कॉमिक शेयर कर चुका हूँ अपने चैनल पे, तो अब हमारी कॉन्टीन्यूटी के अंदर ये कॉमिक बुक आता है। और ये मेरे ख्याल में 2005 या 2006 के अंदर रिलीज़ किया गया था। तो अब समझ लीजिए हम कि अब तक हम जो है 2000 से लेकर 2005 तक के मेन इवेंट्स मैं कवर कर चुका हूँ अपने चैनल के ऊपर। और इस तरह हम आगे जाते जाएंगे और एक टाइम ऐसा आएगा कि हम सारे कॉमिक बुक इवेंट्स कंप्लीट कर लेंगे और उसके बाद फिर मैं आपके साथ रोज़ के रोज़ जो नए नए कॉमिक्स आते रहेंगे उनको शेयर करूँगा। तो इस तरह जो चाहे मेरे चैनल के ऊपर बड़े बड़े कॉमिक बुक इवेंट देख सकते हैं, और वो भी एक कॉन्टीन्यूटी के अंदर, जिस तरह से आपको हर चीज़ समझ में आती रहेगी। सो गाइस, चलिए इस कॉमिक बुक के बारे में मैंने आपको बहुत कुछ बता दिया है और आई होप कि आप ये समझ गए होंगे कि ये एक वन शॉट है, तो आप इसको एक वन शॉट की तरह ही देखेंगे, ना कि एक कॉमिक बुक सीरीज़ की तरह। सो गाइस, चलिए इस कॉमिक बुक को स्टार्ट करते हैं। बहुत साल पहले की बात है, वकांडा अफ्रीका के अंदर। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि ब्लैक पैंथर के गार्ड जो हैं एक अनाउंसमेंट कर रहे हैं कि स्वागत है हमारे ऑनरेबल गेस्ट का, जो कि ग्रेट किंगडम ऑफ वकांडा के अंदर आए हैं, जिसमें आयरन मैन अवेंजर ऑफ द ग्रेट अमेरिकन स्टेट ऑफ न्यूयॉर्क, डॉक्टर स्टीवन स्ट्रेंज मास्टर ऑफ मिस्टिक आर्ट्स, प्रोफेसर चार्ल्स एक्जेवियर स्कूल फॉर गिफ्टेड यंगस्टर्स से, डॉक्टर रीड रिचर्ड जो कि बहुत ज़्यादा वर्ल्ड फेमस फैंटास्टिक फोर का हिस्सा हैं, और कीपर ऑफ द टेरिजन मिस्ट द इनह्यूमन किंग ब्लैक बोल्ट, और उसी के साथ प्रिंस नेमोर जो कि रूल करते हैं एक बहुत ज़बरदस्त सिटी के ऊपर, जो कि अंडर वाटर सिटी है जिसका नाम एटलांटिस है। आप सबको यहाँ पे देख के हमें बहुत ज़्यादा खुशी हुई है। और अब हम आपको हाउस ऑफ वकांडा के ऑनरेबल मेंबर से इंट्रोड्यूस करवाना चाहेंगे, जिनका नाम है किंग टिचाला द ब्लैक पैंथर। और इस तरह हम देखते हैं कि वहाँ पे ब्लैक पैंथर आता है और उनको बोलता है कि हमें आपको देख के बहुत ज़्यादा खुशी हुई, और उन लोगों को बैठने के लिए ऑफ़र करता है। तो वहीं पे डॉक्टर स्टीवन स्ट्रेंज बोलते हैं कि मैंने आज से पहले कभी भी वकांडा नहीं देखा था टिचाला, और ये मैं कहूँगा कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। तो ब्लैक पैंथर बोलता है कि डॉक्टर स्ट्रेंज आप जब तक चाहें यहाँ पे रह सकते हैं। इनफैक्ट हमारे जो हाई प्रीस्ट हैं वो मुझसे बात कर रहे थे कि क्यों ना हमें मौका दिया जाए, हम डॉक्टर स्ट्रेंज के साथ प्राइवेटली कुछ खाना पीने का इंतज़ाम करें। तो डॉक्टर स्ट्रेंज बोलता है कि ये तो मेरे लिए बहुत बढ़िया बात है। और वो सब लोग जो हैं टिचाला का शुक्रिया अदा करते हैं उनको यहाँ पे होस्ट करने के लिए। और वहाँ पे टिचाला सबको बैठने के लिए बोलता है और पूछता है कि मेरी जान निकले जा रही है इस बात को मालूम करने में कि यहाँ पे वो ऐसी कौन सी बात है जिसको करने के लिए हम सब यहाँ पे जमा हुए हैं, तो प्लीज़ आप लोग शुरुआत कीजिए। तो वहाँ पे हम देखते हैं आयरन मैन बताना शुरू करता है। आयरन मैन बताता है कि मैं यहाँ पे सिर्फ एक ही बात डिस्कस करने के लिए आया हूँ, जो कि अभी हमारे साथ कुछ हफ्ते पहले ही हुई है। हमारा प्लेनेट जो है एक बहुत बड़ी जंग के बीच में फंस गया था, जो कि 2 एलियन रेसेस की जंग थी, जो कि सदियों से चलते हुए आ रही है, जिसमें से एक रेस का नाम द क्री है और एक का नाम द स्कल्स। इन दोनों आर्मीज़ ने हमारी अर्थ को जो है अपना बैटल ग्राउंड बना लिया था और अपनी सदियों पुरानी जंग को यहाँ पे परफॉर्म किया था। और इस वजह से मैं समझता हूँ कि इन सब में सबसे बड़ी गलती हमारी थी। तो रीड रिचर्ड एकदम पूछते हैं द क्री स्कल वार के अंदर हमारी क्या गलती हो सकती है, इसमें हमारा क्या फॉल्ट हो सकता है। तो आयरन मैन बताता है कि हम सबको ही पता था जाने अनजाने में कि जिस तरह से हमने क्री और स्कल के लोगों को यहाँ पे रखा हुआ था इस दुनिया के अंदर, और हमें ये भी पता था कि उन्होंने अपनी अपनी दुकानें यहाँ पे खोल ली हैं। तो हमें ये भी पता होना चाहिए था कि एक ना एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा जब ये जंग जो है अर्थ तक आ जाएगी।
तो ऑफ कोर्स इसके ज़िम्मेदार हम नहीं है तो और कौन है। लेकिन नेमोर खड़ा होता है और बोलता है कि लेकिन फिर भी मुझे ये बताओ कि इन सब में हमारा फॉल्ट किस तरह है। तो आयरन मैन बोलता है कि अगर क्या होता कि उन लोगों को इस स्ट्रक्चर खड़ा करने में सोचने की ज़रूरत पड़ती, मतलब उनको हमसे डरने की ज़रूरत होती और वो हमारे प्लेनेट पे हमला करने से पहले 2 बार सोचते। तो डॉक्टर स्ट्रेंज बोलते हैं कि ये हम कौन हैं। तो आयरन मैन बोलता है कि जैसा कि हमें पता है कि अर्थ पे अगर दोबारा हमला हुआ, जो कि मुझे पता है कि ज़रूर हमला होगा, और हमें पता है कि इस अर्थ को डिफेंड करने के लिए सिर्फ हम ही लोग हैं, इस दुनिया में ऐसी कोई आर्मी नहीं है जो कि उनका मुकाबला कर सके। तो मेरा कहना यह है कि इस यूनिवर्स के अंदर सिर्फ हम ही एक ऐसी लॉ इन्फोर्समेंट है जो कि इस प्लेनेट को बचा सकते हैं। हमारे अलावा इस प्लेनेट पे कोई भी ऐसा नहीं है, कोई ऐसी आर्मी नहीं है जो इनके खिलाफ लड़ सके। तो मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि मे बी हमें एक दूसरे के साथ मिल जाना चाहिए, एक टीम बनानी चाहिए और मिल के काम करना चाहिए। तो फिर नेमोर वहाँ पे दोबारा खड़ा होकर पूछता है ज़ोर से कि मैं तुमसे दोबारा पूछूंगा कि ये हम हैं कौन। तो आयरन मैन बोलता है कि हम यानी कि वो हीरोज़, जितने भी हीरोज़ हैं, द एक्समैन, द एवेंजर्स, द इनह्यूमन्स, द फैंटास्टिक फोर, और वो जितने भी लोग हैं जिनके पास सुपर पावर्स है, हम सबको मिल के काम करना चाहिए। हमें अपनी एक डेलीगेशन बनानी चाहिए। जिस तरह कि हमें पता है कि हम लोग सब एक छोटे छोटे फ्रैक्शंस में बढ़ चुके हैं, यानी कि म्यूटेंट्स अलग रहते हैं, एवेंजर्स अलग रहते हैं, फैंटास्टिक फोर अपना काम कर रहे हैं, हम सबके पास बहुत सारी इन्फॉर्मेशन और बहुत सारी रिसोर्सेज हैं। तो क्यों ना हम उन सारी इन्फॉर्मेशन और रिसोर्सेज को मिल के इस्तेमाल करें एक अच्छे मकसद के लिए। तो वहीं पर नेमोर फ़ौरन खड़ा होकर बोलता है कि नहीं। तो आयरन मैन बोलता है कि वेल थैंक्स कि तुमने कम से कम इस बारे में सोचा तो सही। तो नेमोर बोलता है कि मेरी बात ज़रा गौर से सुनो कि तुम जो हो अपने ही ग्रुप को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो जो कि तुम संभाल रहे हो, और तुम बात कर रहे हो यहाँ पे कि हम अर्थ के जितने भी बड़े बड़े लोग हैं उन सबको एक साथ मिला के एक टीम बनाएं। तो मुझे नहीं लगता कि तुम उस छोटे ग्रुप को तो संभाल नहीं पा रहे हो और इस बड़े ग्रुप को संभाल पाओगे। तो आयरन मैन बोलता है कि नेमोर, इसी बात को डिस्कस करने के लिए तो हम सब यहाँ पे जमा हुए हैं। लेकिन नेमोर बोलता है कि नहीं। तो मिस्टर फैंटास्टिक बोलते हैं कि मुझे पता है कि नेमोर हमेशा से ऐसा ही रूड है और वो हर चीज़ पे फ़ौरन मना कर देता है, लेकिन मेरा ख्याल है यहाँ पे नेमोर बिल्कुल ठीक कह रहा है। ये सब जो है बहुत बड़ा है, ये हम सब के लिए बहुत बड़ा है, और हम सब ऐसे कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि इसको कौन चलाएगा और हमें किसको जवाब देना होगा। तो डॉक्टर स्ट्रेंज बोलते हैं कि मैं तुम लोगों की बात से अग्री करता हूँ, क्योंकि अगर हम यूएन की तरफ देखें तो वो दुनिया के मसलों पर कम ध्यान देता है और यूनाइटेड स्टेट्स के ऊपर चलाने में ही ज़्यादा ध्यान दे रहा होता है। और वहाँ पे इस तरह ये जो है सब बहस में पड़ जाते हैं। तो वहाँ पे चार्ल्स एक्जेवियर जो कि म्यूटेंट्स के हेड हैं, वो बोलते हैं कि मुझे लगता है कि तुम्हारी बात में कुछ दम है, क्योंकि हमें पता है कि जब स्क्रल्स ने यहाँ पे आके हमला करा तो उन्होंने आम जनता को जो है हमारे ख़िलाफ़ कर दिया, यानी उन्होंने उनके अपने हीरोज़ के ख़िलाफ़ कर दिया, और इसी वजह से मेरे ख्याल में वो इस जंग के अंदर काफ़ी हद तक कामयाब भी हो गए थे। तो आयरन मैन बोलता है कि बिल्कुल मेरा यही पॉइंट है कि उन्होंने हमें आपस में ही एक दूसरे के ख़िलाफ़ कर दिया, इसलिए अब जब वो अगली बार आएंगे तो वो दोबारा से ऐसा करेंगे, और हो सकता है कि जब वो दोबारा करें तो हम उनका मुकाबला ना कर सकें। चार्ल्स एक्जेवियर बोलते हैं कि एज अ म्यूटेंट्स मैं समझ सकता हूँ कि तुम इस वक्त क्या फ़ील कर रहे हो, क्योंकि ये फीलिंग हमारे साथ हर रोज़ाना हर दिन होती है। हमें पता है कि ये किस तरह लगता है, ये कितना बुरा लगता है कि आप जब दुनिया के लिए कुछ अच्छा करना चाह रहे हो, दुनिया को एक अच्छा मकसद देना चाह रहे हो, उसकी खिदमत करना चाह रहे हो, लेकिन वो लोग फिर भी आपको एक नफ़रत वाली नज़र से देखें तो कैसा लगता है। मुझे इस बारे में बिल्कुल पता है क्योंकि ये हमारे साथ रोज़ होता है। तो आयरन मैन बोलता है लेकिन आप सब देख नहीं रहे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, कि हम एक ऐसा ग्रुप बनाएं जो कि मिल के काम करें, जिसके अंदर म्यूटेंट्स, एवेंजर्स और हर कोई एक साथ मिल के काम करें। इसके ज़रिए चार्ल्स एक्जेवियर तुम अपने म्यूटेंट्स को हमारे साथ मिला सकते हो, इसके ज़रिए तुम्हारे म्यूटेंट्स दुनिया में थोड़ा नाम कमा सकते हैं। जब म्यूटेंट्स और इंसान दोनों मिलकर काम करेंगे तो लोगों के दिल में अच्छाई पैदा होगी म्यूटेंट्स के लिए। लेकिन वहाँ पर ब्लैक पैंथर बोलता है कि आयरन मैन, मेरा जहाँ तक ख्याल है ये काम बिल्कुल उसका उल्टा कर देगा, क्योंकि जहाँ तक मुझे लगता है म्यूटेंट्स जो है हमेशा से लोगों के लिए नफ़रत का ही एक निशान रहे हैं, और अगर तुमने उनको अपनी टीम में रख लिया तो मेरा जहाँ तक ख्याल है वो तुम्हारी टीम से भी नफ़रत करने लग जाएंगे। आप मेरी बात का बिल्कुल भी बुरा नहीं मानिएगा प्रोफेसर, लेकिन सच यही है। और वैसे भी यहाँ पे बहुत सारे पहले से हीरोज़ हैं जैसे फैंटास्टिक फोर वगैरह, लेकिन उनमें से बहुत सारे हीरोज़ ऐसे हैं जो कि स्पाइडरमैन और डेयरडेविल, जो कि कानून को अपने हाथ में ले लेते हैं और वो कानून से छुप के काम करते हैं। और इस तरह हम यहाँ पे कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन नहीं बनाना चाहते हैं जो कि कानून के ख़िलाफ़ हो। इसके ज़रिए हम जो है लोगों की नज़र में और बुरे बन जाएंगे। और इस तरह जो है अगर हमने कोई ऐसी इस्टेब्लिशमेंट कर दी जो कि कानून के ख़िलाफ़ हो, और हमने ऐसे लोगों को अपनी इस्टेब्लिशमेंट में रख लिया जो कि कानून को ना मानते हों, फिर ये जो आम जनता है ये हमारे और ज़्यादा ख़िलाफ़ हो सकती है। तो वो सब एकदम सोच में पड़ जाते हैं कि ब्लैक पैंथर की बात में दम तो ज़रूर है। लेकिन आयरन मैन बोलता है कि ठीक कहते हो तुम टीचाला, लेकिन मैंने सोचा था इस आइडिया को कम से कम यहाँ पर डिस्कस तो करना चाहिए, ये इस काबिल तो है। हम जो है मिल के एक बेटर वर्ल्ड बना सकते हैं, हम चाहें तो इस दुनिया को प्रोटेक्ट कर सकते हैं।
और मैं इस दुनिया की खिदमत करना चाहता हूँ और जितना मैं कर रहा हूँ मैं उससे कुछ ज़्यादा करना चाहता हूँ। लेकिन नेमोर, जो कि हमेशा से बदतमीज़ी से और रूडनेस से ही बात करता है, वो फिर दोबारा खड़ा हो जाता है अपनी टेबल से और बोलता है कि तुम कोई काम अच्छा नहीं कर रहे हो, समझ में आई? तुम सिर्फ एक फूल हो, क्योंकि तुमने अपनी टीम यानी अवेंजर्स के अंदर ऐसे खतरनाक टेररिस्ट और एक्स म्यूटेंट्स को रखा हुआ है, जैसे कि स्कारलेट विच, क्विक सिल्वर और हॉकआई, जो कि पहले क्रिमिनल्स हुआ करते थे। इनके ज़रिए तुम्हारे टीम के ऊपर पहले ही लोग सवाल उठाते हैं, पहले ही लोग पूछते हैं कि तुमने अपने टीम के अंदर ऐसे लोग क्यों रखे हुए हैं। और फिर वो चार्ल्स ज़ेवियर की तरफ इशारा करके बोलता है कि तुम अपने स्कूल को कैसे संभालोगे, क्योंकि मैंने अभी र्यूमर सुने हैं कि तुमने अपने स्कूल के अंदर एक ऐसा म्यूटेंट रख लिया है जो कि कैनेडियन असैसिन माना जाता है और वो सीक्रेट सर्विसेज के लिए भी काम कर रहा है। तो तुम अपनी टीम में कैसे एक ऐसे आदमी को रहने दे सकते हो जो कि एक क्रिमिनल हो, असासिन हो। और ब्लैक बोल्ट की तरफ इशारा करता है और बोलता है कि ब्लैक बोल्ट, क्या तुम्हारा भाई नहीं था क्री इन्वेजन के अंदर शामिल, क्योंकि तुम्हारा भाई आर्किटेक्चर था इस क्री इन्वेजन का, और उसी ने हमें यहाँ और उसी ने क्री को जो है ज़मीन पे लाके जगह बताई कि उनको कहाँ पे हमला करना चाहिए, और तुमने ऐसे क्रिमिनल को अपने महल के अंदर अपने साथ रखा हुआ है, तो क्या लोग तुम पे उंगली नहीं उठाएंगे फिर? और तुम चाहते हो कि तुम इन लोगों के ऊपर एक लाइट शाइन करो, एक नई मिसाल बनाओ, तो तुम इन लोगों के ऊपर शाइन करोगे लाइट, इनको रोल मॉडल्स बनाओगे, इनको अपने डेलीगेट्स बनाओगे अपनी इस पूरी दुनिया प्लेनेट अर्थ के लिए। तो मेरा जहाँ तक ख्याल है कि तुम लोग का बिल्कुल दिमाग ख़राब हो चुका है। और हम वहीं देखते हैं कि नेमोर की ये बात सुनने के बाद जितने भी लोग होते हैं वो एकदम खामोश हो जाते हैं। तो वहीं पे एकदम रीडी टीचर को एक आइडिया आता है और बोलते हैं कि मेरा जहाँ तक ख्याल है आयरन मैन की एक बात में दम ज़रूर था कि इन्फॉर्मेशन, हम सबके पास जो है कुछ पीसीज है इन्फॉर्मेशन है, हम सबके पास थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन है कि क्री स्कल वार के अंदर क्या हुआ था और क्या नहीं हुआ था। अगर हम सब ये सारी इन्फॉर्मेशन पहले जमा करके एक दूसरे के साथ एक मीटिंग करते और हम प्लान बनाते तो हो सकता है ये क्री स्कल वार पहले ही रुक जाती। तो डॉक्टर स्ट्रेंज बोलते हैं कि इसका क्या मतलब है रीड, कि हम लोग प्राइवेटली इस तरह मिला करें? तो रीड बोलता है कि हाँ, लेकिन हर चीज़ के लिए नहीं, हम सिर्फ उन बड़ी चीज़ों के लिए मिला करेंगे। तो नेमोर बोलता है कि यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं मैं उन सब पे विश्वास करता हूँ, लेकिन तुम लोग जिनके साथ काम करते हो, तुम अपने सो कॉल्ड हीरोज़ के साथ काम करते हो, मैं उन पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता हूँ। तो आयरन मैन अपना सर पकड़ के बोलता है कि यार सही है, हमें समझ में आ गई है कि तुम हमारे टीममेट्स पे बिल्कुल भी विश्वास नहीं करते हो, मैं समझ गया तुम्हारी बात। तो नेमोर बोलता है कि ना कोई फैमिली होगी ना कोई वाइफ्स, और ये इशारा वो करता है रीड रिचर्ड की तरफ देखते हुए, क्योंकि उसको पता है कि रीड रिचर्ड अपनी हर बात अपनी बेगम यानी सू स्टॉर्म से ज़रूर शेयर करते हैं। और नेमोर और सू स्टॉर्म का बीच में जो है कुछ रिलेशन भी चला था, क्योंकि नेमोर जो है सू स्टॉर्म से बहुत ज़्यादा प्यार करता था और उससे शादी भी करना चाहता था, लेकिन मिस्टर फैंटास्टिक ने ऐसा होने नहीं दिया। तो हमें पता है कि नेमोर और मिस्टर फैंटास्टिक के बीच के रिलेशंस कुछ अलग ही चलते रहते हैं। और नेमोर बोलता है कि कोई नहीं, हम जो अपने सीक्रेट शेयर करेंगे वो सिर्फ अपनी हद तक रखेंगे, और कभी ऐसा हुआ कि कोई आके अटलांटिस पर अटैक कर दे और मुझे पता चला कि उसको वही सीक्रेट पता था जो कि मैंने तुम्हें बताया था, तो ये बात याद रखना कि तुम्हारे सरफेस वर्ल्ड के ऊपर एक जहन्नुम आ जाएगा। तो आयरन मैन एकदम खड़ा होता है बोलता है कि नेमोर, ये कौन सा तरीका है? तुम हर वक्त हम पे अटैक करने के लिए तैयार रहते हो, तुम जब चाहो मैग्नीटो के साथ जाके टीम अप कर सकते हो, लेकिन इस तरह की बातें और इस तरह की कन्वर्सेशन यहाँ पे हमारे सामने नहीं किया करो और हमें धमकाने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं किया करो। तो नेमोर बोलता है कि मैंने तुम लोगों को कोई धमकी नहीं दी है। तो आयरन मैन बोलता है कि नेमोर, यहाँ पे इस तरह की बातें करने का कोई तरीका नहीं है, ये जो है एक बहुत बड़ी बात है। क्री स्कल वार के चक्कर में हमारा प्लेनेट तकरीबन जा ही चुका था, और ये बात याद रखो, अगर वो प्लेनेट गया तो उसके साथ हम भी जाएंगे, क्योंकि हम भी इसी प्लेनेट के अंदर रहते हैं। पिछली बार जो हम लोग बचे थे वो उसमें कोई हमारा कमाल नहीं था, वो सिर्फ हमारा लक था, हमारे लक ने हमें बचाया था। हमें पता है कि हमने उनको हराया नहीं है, हमने सिर्फ उनको रोक के रखा है, और मैं नहीं जानता कि हम उसको कब तक रोक सकते हैं और कब तक नहीं रोक सकते। लेकिन एक बच्चा जो कि 5th ग्रेड में पढ़ता है वो भी ये बता सकता है कि ये वॉर जो है दोबारा कभी ना कभी ज़रूर होगी। उस बच्चे को भी ये पता होगा कि वो क्री स्कल के लोग जो हैं वो दोबारा हमारे प्लेनेट पे हमला करने के लिए आएंगे, क्योंकि उनको पता है कि हम कितने कमज़ोर हैं, हम उनके आगे आसानी से झुक सकते हैं। तो मेरा सवाल बस तुम लोगों से यही है, क्या हम लोग मिलके एक ऐसी टीम ना बनाएं जो इन खतरों के खिलाफ पहले से खड़ी रहे? तो डॉक्टर स्ट्रेंज बोलते हैं कि तुम एक ऐसा सिस्टम बनाना चाहते हो जिसमें हम लोग सिर्फ आके आपस में बात करें और वो बात किसी और को पता ना लगने दें। तो आयरन मैन बोलता है कि हाँ बिल्कुल, मेरा यही प्लान है कि हम लोग अपनी सारी इन्फॉर्मेशन लाके एक दूसरे के साथ शेयर करें, लेकिन ये इन्फॉर्मेशन सिर्फ हम लोगों के बीच में ही रहेगी। और जैसा कि हमारे साथ चार्ल्स ज़ेवियर हैं जो कि इस प्लेनेट का मोस्ट पावरफुल साइकिक है, मतलब वो दिमाग पढ़ सकता है, तो हमें नहीं लगता कि हम में से कोई भी गद्दारी कर सकेगा, क्योंकि चार्ल्स ज़ेवियर फ़ौरन से उसका दिमाग पढ़ लेंगे। तो चार्ल्स बोलते हैं कि आयरन मैन, मुझे ये चीज़ कंफर्टेबल नहीं लगती है, मुझे अच्छा नहीं लगता कि किसी का दिमाग पढ़ना। तो आयरन मैन बोलता है कि नहीं, इसमें कोई बात नहीं है, ये सब हम लोगों की मर्ज़ी से हो रहा है। तो चार्ल्स बोलते हैं कि मुझे नहीं लगता ये हमारी मर्ज़ी से हो रहा है। तो रीड बोलता है कि जो जो फेवर में है वो अपने हाथ खड़े करें, और हम देखते हैं कि वहाँ पे हर कोई अपना हाथ ऊपर उठा लेता है, क्योंकि वो सब इस बात के फेवर में होते हैं कि उन लोगों को ऐसा कुछ करना चाहिए। लेकिन सिर्फ एक हाथ नहीं उठता, और वो हाथ ब्लैक पैंथर का होता है, जिसको देख के आयरन मैन बोलता है कि तीछाला तुम।
तो ब्लैक पैंथर एकदम खड़ा हो जाता है और बोलता है कि मैं तुम लोगों से कह रहा हूँ कि ये सब खत्म करो, उठो इस टेबल से और जाओ अपने अपने घरों को। तो आयरन मैन बोलता है कि टीचर आखिरकार हुआ क्या है, और मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। तो ब्लैक पैंथर बोलता है कि क्री स्कल वॉर की सबसे ज़्यादा कामयाबी की एक यही वजह थी, क्योंकि वो लोग जानते थे अंदर ही अंदर कि ऐसा कुछ ना कुछ ज़रूर होगा उनकी इस जंग के बाद। तुम जो खुद से डिसाइड कर लोगे कि तुम हम सब के प्रोटेक्टर हो, इस अर्थ के प्रोटेक्टर हो, हम कैसे ये डिसाइड कर सकते हैं कि हमने जो सोचा है वो सबके लिए बेहतर होगा? हम कैसे ये डिसाइड कर सकते हैं कि जो हम कर रहे हैं वो सबके लिए बेहतर होगा? हम इस तरह कुछ भी नहीं कर सकते हैं। और तुम ये कहना चाहते हो कि हम अपनी टीममेट्स, अपनी फैमिली, उनमें से किसी के ऊपर भी यकीन ना करें, उनको किसी को भी ये बात ना बताएं? तो ऐसा मैं बिल्कुल भी मानने के लिए तैयार नहीं हूँ। और तुम ये कहना चाहते हो कि जब भी दुनिया में कुछ ऐसा होने वाला हो जिससे दुनिया का नक्शा बदल जाए, तो हम यहाँ पे आके मीटिंग करें और हम डिसाइड करें कि ऐसा नहीं, ऐसा करना चाहिए, और अगर हम गलत निकले तो फिर तुम क्या कहोगे? मैं कहता हूँ कि तुम सब यहाँ से उठो और फ़ौरन चले जाओ। और इस तरह हम देखते हैं कि ब्लैक पैंथर वो कमरा छोड़ के चले जाता है और उनको भी बोलता है कि तुम लोग भी यहाँ से चले जाओ, ये आइडिया बिल्कुल बेकार है। लेकिन रीड, रिचर्ड और वहाँ पे वो लोग सब बैठ के डिस्कशन कर रहे होते हैं। तो रीड बोलता है कि मुझे लगता है कि ये वन ऑफ द बेस्ट आइडियाज़ है जो कि मैंने आज तक सुना है। तो सब डॉक्टर स्ट्रेंज बोलते हैं कि मैं भी तुम्हारे आइडिया में इत्तेफाक रखता हूँ कि तुम्हारे आइडिया में दम ज़रूर है, कि हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है हमें एक दूसरे के साथ शेयर करनी चाहिए। तो वहीं पर आयरन मैन जो है ब्लैक बोल्ट की तरफ देखता है और बोलता है कि मैं जानता हूँ ब्लैक बोल्ट कि तुम कुछ ना कुछ कहना चाहते हो, लेकिन मुझे पता है कि तुम्हारी आवाज़ से ये पूरा किंगडम बैठ जाएगा। तो इसलिए क्यों ना चार्ल्स ज़ेवियर आप ब्लैक बोल्ट के थॉट्स को पढ़ें और हम सबको बताएं कि वो क्या कहना चाहता है। तो प्रोफेसर बताते हैं कि ये कह रहा है कि इन ह्यूमंस को भी एक कनेक्शन की ज़रूरत है इस आउटर वर्ल्ड के साथ, क्योंकि वो हमेशा से छुप के रहते हैं, लेकिन इसके लिए वो किसी गवर्नमेंट के ऊपर यकीन नहीं कर सकते हैं कि गवर्नमेंट से अपने हमेशा एजेंडे होते हैं, वो अपने फ़ायदे के लिए देखते हैं। तो इसलिए वो समझता है कि ये प्लान जो है उसके लिए बिल्कुल परफेक्ट है, इसके ज़रिए वो बाहर की दुनिया से भी कनेक्टेड रह सकता है। तो आयरन मैन बोलता है कि इसका मतलब ये है कि हम सब इस बात के लिए अग्री हैं और मैं ब्लैक पैंथर को बाद में ज़रूर मना लूँगा, लेकिन जो बात हमने यहाँ पर डिस्कस करी है वो यहीं पर रहनी चाहिए। तो डॉक्टर स्ट्रेंज बोलते हैं कि मैं तो अपना घर भी बहुत मुश्किल से छोड़ के जाता हूँ बाहर, मैं तो सारे काम अपने घर बैठे ही करता हूँ। तो आयरन मैन चार्ल्स ज़ेवियर की तरफ देखता है और बोलता है कि यहाँ पे किसी और को कुछ और हमसे डिस्कस करना है इससे पहले कि टीचाला के गार्ड्स आके हमें यहाँ से निकाल दें। तो चार्ल्स ज़ेवियर बोलते हैं कि एक्चुअली मुझे तुम लोगों से एक बहुत ज़रूरी बात करनी थी, एक आइलैंड के बारे में जो कि साउथ पैसिफिक के अंदर है, और उस आइलैंड का नाम है कराकुआ। सो गाइज़, यहाँ पे जितनी भी बातें हुई हैं मैं आपसे कहूँगा कि इन सारी बातों को आप बहुत गौर से सुनिएगा। और अब तक ये जो बातें हुई थी ये पास्ट हमें दिखाया जा रहा था, क्योंकि आपको अंदाज़ा हो गया होगा, क्योंकि हम यहाँ पे आयरन मैन को उसके पुराने सूट के अंदर देख रहे हैं जो कि काफ़ी पुराना है। तो मैं आपको बता दूँ कि ये सारी बातचीत जो हुई थी जब क्री स्कल वॉर हो गई थी उसके फ़ौरन कुछ हफ्ते बाद की है, मतलब ये टाइम 70s या 80s के बीच का है। तो इस वक्त यानी कि जो हम अभी अपने इवेंट्स देख रहे हैं ये उससे बहुत पहले की कहानी है जो कि हमें अब बताई जा रही है। और यहाँ पे चार्ल्स ज़ेवियर ने एक आइलैंड का जिक्र किया है कराकुआ, जिसके बारे में हम आगे जाके सीखेंगे, लेकिन ये नाम आप ज़रूर याद रखिएगा। और फिर हम यहाँ से शिफ्ट होते हैं 1 महीने पहले, मतलब हम जो प्रेजेंट डे के अंदर हैं अपना, जो कि यानी हमारा टाइम चल रहा है न्यू एवेंजर्स वाला, उसके 1 महीने पहले की बात है ये। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि हल्क जो है लेस वेगास के अंदर बहुत ज़्यादा तबाही मचा देता है, उसकी फाइट द थिंग वगैरह से हो रही होती है। और तभी हम देखते हैं कि शील्ड हेलिकैरियर के अंदर मारिया हिल जो है आयरन मैन को बुलाती है, क्योंकि आपको पता है अगर आपने न्यू एवेंजर्स की सीरीज़ देखी हुई होगी कि शील्ड को जो है मारिया हिल चला रही है, क्योंकि निक फ्यूरी इस कंट्री से भागे हुए हैं, वो एक बागी बन के घूम रहे हैं। और आयरन मैन यहाँ पर मारिया हिल से आगे पूछता है कि इस बार कितने लोग ज़ख्मी हुए हैं कमांडर हिल। तो वो बताती हैं कि 26, जिसमें से 2 बच्चे और एक डॉग भी था। तो आयरन मैन बोल रहा है कि मुझे पता है कि वो कंट्रोल नहीं कर पाता है। तो मारिया हिल बोलती है कि तुम क्या बात कर रहे हो, कि तुमसे क्या कंट्रोल नहीं होता? ये जो अभी 26 लोग मरे हैं जिसमें से 2 बच्चे और एक डॉग था, वो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि तुम इस चीज़ को कंटिन्यू क्यों करने दे रहे हो। तो आयरन मैन बोलता है कि मैं ऐसा कब कर रहा हूँ, आप मुझे बीच में क्यों ला रही हैं। तो वो मारिया हिल बताती है कि मेरी रिपोर्ट्स के मुताबिक मेरे एजेंट्स ने बताया है कि नॉर्मन ऑसबॉर्न यानी कि ग्रीन गॉब्लिन जो मर चुका है उसमें गलती थी स्पाइडरमैन की। तो मैंने उनसे पूछा कि इसमें स्पाइडरमैन की गलती कैसे हो सकती है। तो उन लोगों ने मुझे बताया कि स्पाइडरमैन और नॉर्मन ऑसबॉर्न की बहुत पुरानी लड़ाई चल रही है, जिसमें से स्पाइडरमैन ने नॉर्मन ऑसबॉर्न का 3 बार गला पकड़ा लेकिन उसको मारा नहीं, और इसने हमेशा से उसको वेब के अंदर डाला और जेल में फेंक दिया। और नॉर्मन ऑसबॉर्न ने जेल से बाहर निकलने का तरीका ढूंढ लिया, और जब वो दोबारा बाहर आया तो उसने और बेगुनाह लोगों को मारा। लेकिन इस बार जब नॉर्मन ऑसबॉर्न को स्पाइडरमैन ने मार दिया तो वो उसका फॉल्ट कैसे हो गया। तो इसलिए मैंने ये कहा कि इसमें स्पाइडरमैन की कोई गलती नहीं है, ये इसने जो करा नॉर्मन ऑसबॉर्न के साथ बिल्कुल ठीक करा। कब तक वो मासूम लोग मरते रहेंगे, क्यों ना हम वो उस एक जान को ले लें जो एक हज़ारों लोगों को मारते हुए आ रहा है। तो मारिया बोलती है कि मैंने उन लोगों से ये बात कही, लेकिन अब अगर ये बंदा जिंदा है तो इसमें किसकी गलती है। मतलब वो हल्क की तरफ देख के ये आयरन मैन से बोल रही होती है। तो आयरन मैन बोलता है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि तुम क्या कहना चाह रही हो मुझसे। मारिया हिल बोलती है कि मैं हर वो कोशिश कर रही हूँ जिससे
हल्क को रोका जा सके। लेकिन मेरा सवाल तुमसे ये है, क्या तुम हर कोशिश कर रहे हो? और मैं तुम्हें एक बात बता दूं स्टार्क, कि मैंने कुछ र्यूमर सुने हैं कैपिटल हिल के अंदर कि वो लोग इस बारे में तुम लोगों को ब्लेम करने वाले हैं बहुत जल्द। और हम देखते हैं आयरन मैन ये बात सुनता है और फ़ौरन वहाँ से निकलता है और कहीं दूर चले जाता है। तो आयरन मैन यहाँ पे हम देखते हैं पहुँचता है एक हाइड्रो बेस के अंदर, जो कि एवेंजर्स का पुराना ऑपरेशन बेस हुआ करता था, जहाँ पे हम देखते हैं कि आयरन मैन आया है और बोलता है कि मासूम लोग मर रहे हैं दिन पे दिन, जब तक वो इस दुनिया पे चल रहा है मासूम लोग मरते रहेंगे। तो वहाँ पे रीड रिचर्ड कहते हैं कि मासूम लोग तो रोज़ मरते हैं टोनी। तो आयरन मैन बोलता है क्या मतलब, ये ठीक है फिर? तो हमें पता चलता है कि यहाँ पे एक सीक्रेट मीटिंग हो रही है इल्यूमिनाटी की, जो कि आयरन मैन ने जमा किए हैं अपने सारे दोस्तों को, और उनसे ये मामला डिस्कस करने के लिए वो यहाँ आया है। तो रीड रिचर्ड बोलते हैं कि नहीं, मैं तुमसे ये कह रहा हूँ कि ये सिर्फ एक नेचुरल ऑर्डर है, लोग तो रोज़ ही मरते हैं ना। तो यहाँ पे नेमोर बोलता है कि 1 मिनट पहले ब्रूस बैनर जो था तुम्हारा एलाय था, तुम्हारा दोस्त था, और अगले मिनट तुम उसको स्पेस में शूट करने के बारे में सोच रहे हो। तो डॉक्टर स्ट्रेंज बोलता है कि नेमोर ऐसा नहीं है। आयरन बोलता है क्योंकि 1 मिनट पहले वो अपने अंडर कंट्रोल था, वो एक हीरो था, लेकिन अगले ही पल उसने पूरा लास वेगास को डिस्ट्रॉय कर दिया है। उसने 26 लोगों को, 2 बच्चों को और एक कुत्ते को मार दिया है। उसके ऊपर खुद का कंट्रोल नहीं है। तो नेमोर बोलता है कि मैंने सुना था स्टार्क कि तुम्हें भी पहले जो था शराब की बहुत ज़्यादा लत लग गई थी, तो क्या मैं भी तुम्हें उठा के सूरज के अंदर फेंक दूँ? तो आयरन मैन बोलता है कि ये बात और वो बात बिल्कुल अलग है, मैंने आज तक किसी की जान नहीं ली, समझे तुम? तो नेमोर बोलता है कि ये बात तुम्हें कैसे पता, तुम तो नशे में हुआ करते थे ना। आयरन मैन बोलता है कि ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन चुकी है और हमारे पास उसका सॉल्यूशन है और इसमें किसी को हर्ट होने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो नेमोर बोलता है कि मेरा ज़्यादा ख्याल है कि अगर डॉक्टर रीड रिचर्ड और तुम दोनों मिलके जो इन प्रेस वालों से और इन एक्शन फिगर्स को मार्केट में ना बेचो अपने, और मिलके एक ऐसा फार्मूला बनाने की कोशिश करो जो कि हल्क को क्योर कर सके, तो मेरा ख्याल है कि आज ये नौबत नहीं आती। तो डॉक्टर रीड रिचर्ड खड़े होते हैं और बोलते हैं क्या नेमो तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई, मतलब सच में तुमने ये सब सोच भी कैसे लिया? मैं जो अपने काउंटलेस आवर्स जो हूँ इस फॉर्मूले को, इस जेनेटिक्स को क्रैक करने में लगा रहा हूँ कि भी ब्रूस बैनर की जो बीमारी है, हल्क वाली बीमारी, उसको किस तरह से रोका जाए। और सिर्फ यही नहीं, इसके साथ साथ मेरा दोस्त, मेरा भाई जिसका नाम बैन ग्रेम है, जो कि द थिंग में बदल गया है, उसका फॉर्मूला भी मैं ढूंढने के लिए अपनी पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर चुका हूँ। मैं अपने हज़ारों घंटे लगा चुका हूँ इन दोनों के ऊपर कि किसी तरह से इन दोनों को ठीक कर दिया जाए, इनको नॉर्मल लाइफ दे दी जाए। और तुम यहाँ खड़े होकर मुझसे ये सवाल कर रहे हो कि मैंने आज तक उनके बेहतरी के लिए कुछ सोचा नहीं? अगर तुम्हें कुछ भी पता होता जेनेटिक्स के बारे में, ये जेनेटिक्स की साइंस के बारे में, तो तुम्हें ये पता होता कि इसके लिए हज़ारों साइंटिस्ट की ज़रूरत, हज़ारों लाखों कंप्यूटर की ज़रूरत है, और बहुत सारे ऐसे कोड्स होते हैं जिनको हमें क्रैक करना पड़ता है एक जेनेटिक सीक्वेंस को बनाने के लिए। और यहाँ पे हम बात कर रहे हैं ब्रूस बैनर की, इसका जेनेटिक्स और दूसरे लोगों से बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक है। मैं इस दुनिया के ऊपर जितने भी ग्रेट माइंड्स हैं उन सबसे मिल चुका हूँ, उन सबसे मीटिंग्स कर चुका हूँ, सिर्फ ये जानने के लिए क्या किसी के पास हल्क का क्योर है या फिर किसी के पास द थिंग का क्योर है, लेकिन मुझे आज तक कुछ नहीं मिला। और तुम यहाँ खड़े होकर मुझसे सवाल कर रहे हो, मुझ पर शक कर रहे हो कि मैंने आज तक कुछ नहीं किया। और डॉक्टर स्ट्रेंज ने इस यूनिवर्स के अंदर जितनी भी पॉसिबल जगहें हैं, एस्ट्रल प्लेन्स वगैरह वगैरह, जहाँ पे भी उन्होंने हर जगह जाके ढूंढने की कोशिश करी है, क्या उनको कोई ऐसा क्योर मिल जाए या उनको कुछ ऐसी चीज़ मिल जाए जिससे ये दोनों की जो बीमारी है वो ठीक हो जाए, लेकिन उनको भी कुछ नहीं मिला। डॉक्टर स्ट्रेंज बोलते हैं कि मैंने भी एक बार हल्क को जो है बैनिश करने की कोशिश करी थी, लेकिन ये सेव नहीं था, इसलिए मैंने ऐसा नहीं किया। और आयरन मैन बोलता है कि हमने जो ब्रूस बैनर को चार्ल्स ज़ेवियर से भी मिलवाया था ताकि वो उसका दिमाग पढ़ के कुछ जानने की कोशिश कर सकें, और हमने सिर्फ एक ही बात जानी, अगर ब्रूस बैनर अपने आप को मार सकता होता तो वो बहुत पहले ही मार चुका होता, लेकिन हल्क उसको कभी भी मरने नहीं देगा। तो आयरन मैन बोलता है कि देखो, मैं अभी भी जो उसको मारने के बारे में कोई बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उसको सिर्फ दूर भेजने की बात कर रहा हूँ ताकि वो भी सेव रहे और हम भी सेव रह सकें। हम उसको बिल्कुल भी हर्ट नहीं करेंगे, उसकी जान को बिल्कुल भी खतरा नहीं होगा। तो नेमोर बोलता है कि ये सिर्फ ब्रूस बैनर के बारे में नहीं है, मैं जानता हूँ वांडा मैक्सिमोव के साथ, स्कारलेट विच के साथ उसने अभी अभी तुम लोगों के साथ क्या करा है, उसने पूरी तुम्हारी टीम एवेंजर्स को बर्बाद करके दिया, और मुझे लग रहा है कि तुम उसके लिए ब्रूस बैनर को पनिश कर रहे हो क्योंकि इसमें उसकी कोई गलती नहीं थी। तुम्हें ऐसा लग रहा है कि ये सब स्कारलेट विच का किया जा रहा है और इसके लिए तुम उसको पनिश कर रहे हो। तो आयरन मैन बोलता है कि नेमोर, अब तुम अपनी हद पार करते जा रहे हो। तो नेमोर उसकी बात काटते हुए बोलता है कि मैं तुम लोगों से कह रहा हूँ, अगर ये कन्वर्सेशन थोड़ी और देर कंटिन्यू रही तो वहीं पर हम देखते हैं कि रीड रिचर्ड भी उसकी बात काटते हैं और बोलते हैं कि दोज इन फेवर वो अपना हाथ खड़ा करें। और इस तरह हम देखते हैं नेमोर देख रहा होता है कि वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं सब अपना हाथ खड़ा कर देते हैं, लेकिन नेमोर को इस बात पे गुस्सा आ जाता है क्योंकि वो सारे लोग इस बात में इत्तेफाक कर रहे होते हैं कि हल्क को जो है इस प्लेनेट से बाहर निकाल देना चाहिए, जिसमें शामिल थे रीड रिचर्ड, ब्लैक बोल्ट, आयरन मैन और डॉक्टर स्ट्रेंज। लेकिन नेमोर को ये देख के गुस्सा आ जाता है कि वो सारे मिलकर हल्क को बाहर निकाल रहे हैं। तो डॉक्टर स्ट्रेंज बोलता है कि नेमोर, तुम्हारा क्या फैसला है? तो नेमोर बोलता है कि मैं तुम लोगों को वार्न कर रहा हूँ, अगर तुम लोगों ने उसके खिलाफ एक कदम भी उठाया तो मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ने वाला। तो आयरन मैन बोलता है कि नेमर, तुम्हारे साथ सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है कि तुम्हें लगता है कि तुम ही सिर्फ तैयार हो फाइट करने के लिए, लेकिन ऐसा नहीं है।
हम सब वॉरियर्स हैं, हम सब लड़ने के लिए तैयार हैं, समझे तुम? तो नेमोर बोलता है कि नहीं, तुम लोग वॉरियर हो, मैं एक राजा हूँ। लेकिन आयरन मैन बोलता है कि यहाँ तुम कुछ भी नहीं हो। और हम दूसरे ही पल देखते हैं कि नेमोर जो है आयरन मैन को एक बहुत ज़ोरदार पंच मारता है और आयरन मैन जो है निकल के उस बिल्डिंग से बहुत दूर जाके गिरता है, जिसको मिस्टर फैंटास्टिक रोक रहे होते हैं अपने हाथों से कि नेमोर बस करो, ये बचपना बंद करो। लेकिन नेमोर बोलता है कि मेरे हाथ छोड़ो, और हम देखते हैं वो सीधा आयरन मैन की तरफ कूदता है और उसको लेके सीधा पानी में गिर जाता है, जहाँ पे हम देखते हैं आयरन मैन और नेमोर आपस में लड़ना शुरू कर देते हैं। आयरन मैन और नेमोर दोनों एक दूसरे को मार रहे होते हैं, लेकिन तभी हमें पता है क्योंकि नेमोर पानी के अंदर सबसे ज़्यादा ताकतवर होता है, तो वो आयरन मैन को आसानी से हरा रहा होता है और उसका मास्क खोल देता है, जिसकी वजह से आयरन मैन को सांस लेने में बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही होती है। और इस तरह हम देखते हैं कि आयरन मैन जो है अपना होश खो रहा होता है और आहिस्ता आहिस्ता पानी के अंदर गिर रहा होता है। लेकिन हम तभी देखते हैं पानी में से रेड कलर की चीज़ आती है और उन दोनों को उठा लेती है। और वहीं पर हम देखते हैं कि डॉक्टर स्ट्रेंज निकलते हैं और बोलते हैं कि नेमोर, मेरे एन्चेंटमेंट्स को रेजिस्ट करने की कोशिश नहीं करना, तुम जानते हो इसका अंजाम क्या होगा। और रीड बोलता है कि अनबिलीवेबल नेमोर, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि तुम ऐसी बचकाना हरकत करोगे, तुम बिल्कुल भी नहीं बदले हो, तुम वैसे के वैसे हो जैसे कभी हुआ करते थे। और नेमोर चिल्लाते हुए बोलता है कि हाँ मैं वैसा ही हूँ, लेकिन तुम सब फूल्स हो, तुम लोग बिल्कुल पागल हो चुके हो, तुम लोगों को नहीं पता। और हम दूसरी तरफ देख रहे हैं कि ब्लैक बोर्ड आगे समंदर से आयरन मैन को निकाल के किनारे पर ला रहा होता है। तो डॉक्टर स्ट्रेंज बोलते हैं कि हमने फैसला करा था कि जो ग्रुप वोट करेगा हम वही करेंगे, और ग्रुप वोट कर चुका है, हम सब वही करेंगे जो इस ग्रुप ने बोला है। नेमोर बोलता है कि तुम डॉक्टर स्ट्रेंज, तुम उसको अपनी पूरी ज़िंदगी से जानते हो। और डॉक्टर स्ट्रेंज बोलता है कि हाँ, तभी मैं उसे उसकी खुशियों का ख्याल है और मैं इसलिए उसको उसके हाल पे छोड़ देना चाहता हूँ। लेकिन नेमोर यहाँ पे एक बहुत ज़बरदस्त बात करते हुए जाता है और बोलता है कि ये मेरी बात याद रखना कि बैनर को तुम कहीं भी भेज दो, वो लौट कर ज़रूर आएगा, लेकिन जब वो लौट के वापसी आएगा वो तुम लोगों को जान से मार देगा। और ये मेरी बात याद रखना कि वो तुम लोगों को जान से मार देगा, और जब वो ऐसा करेगा तो मैं उसका साथ दूंगा क्योंकि वो बिल्कुल सही होगा। आयरन मैन बोलता है कि डॉक्टर स्ट्रेंज इसको जाने दो। और हम देखते हैं कि नेमोर उस तरह से चले जाता है और बोलता है कि किंग टिचाला ने उतने साल पहले जो बात करी थी वो बिल्कुल ठीक करी थी, वो बिल्कुल सही कह रहा था। तो इस तरह हम देखते हैं कि नेमोर भी जो है इल्यूमिनाटी की टीम को छोड़ के चले जाता है। तो अब इल्यूमिनाटी की टीम के अंदर सिर्फ डॉक्टर स्ट्रेंज, मिस्टर फैंटास्टिक, आयरन मैन, ब्लैक बोल्ट और चार्ल्स एक्जेवियर रह गए हैं। लेकिन चार्ल्स एक्जेवियर हमें इसलिए यहाँ पे नहीं दिख रहे हैं क्योंकि आपको पता है कि अभी अभी जो है हाउस ऑफ एम का इवेंट हुआ है और उसके बाद से चार्ल्स एक्जेवियर का कोई पता नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे हमें चार्ल्स एक्जेवियर नहीं दिख रहे हैं। लेकिन वैसे अगर हम बात करें तो वो अभी भी इल्यूमिनाटी का हिस्सा हैं, लेकिन इस वक्त वो यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। और इस तरह नेमोर भी यहाँ से चले जाता है इल्यूमिनाटी को छोड़ के। और ब्लैक पैंथर तो बहुत पहले ही जा चुका है, मतलब जब उनकी फर्स्ट मीटिंग हुई थी ब्लैक पैंथर ने तभी फैसला कर लिया था कि वो इल्यूमिनाटी का हिस्सा नहीं बनेगा। और हमें यहाँ से पता चलता है कि अब उनका प्लान क्या था, और सारी वही कहानी होती है जो कि प्लेनेट हल्क से पहले हुई होती है कि आयरन मैन ने एक सैटेलाइट बनाई होती है जो कि वो निक फ्यूरी को बोलता है कि उसके अंदर कुछ गड़बड़ हो गई है। और निक फ्यूरी जो है इस तरह बैनर को बोलते हैं कि तुम जाके देखो स्पेस के अंदर उस सैटेलाइट के साथ कुछ गड़बड़ हुई है। लेकिन जब निक फ्यूरी उसको वहाँ पे भेज देते हैं तो हल्क को पता चलता है कि उस सैटेलाइट में कुछ भी गड़बड़ नहीं थी, वो बिल्कुल ठीक थी। और जब वो सैटेलाइट के अंदर पहुँचता है तो उसको वही मैसेज मिलता है इल्यूमिनाटी का जो कि आपने प्लेनेट हल्क की सीरीज़ में देखा था। तो मैं आपसे कहूँगा कि मार्वल यूनिवर्स ने यहाँ पे जो अपनी यूनिवर्स बिल्ड करी है उसका एक एक ब्लॉक उन्होंने बहुत पहले से रखा हुआ था। तो अगर आप ये वीडियो यहाँ पे देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि प्लेनेट हल्क का इवेंट आखिरकार हुआ क्यों था, और अगर प्लेनेट हल्क का इवेंट हुआ था तो वर्ल्ड वॉर हल्क वाला इवेंट क्यों हुआ था। तो मैं यहाँ पे वाकई में मार्वल यूनिवर्स का बहुत बड़ा फ़ैन हो गया हूँ इस वाले वन शॉट को पढ़ने के बाद। और इसी तरह हम देखते हैं कि इल्यूमिनाटी जो है, यानी कि जिसमें रीड रिचर्ड हल्क से मैसेज में बोल रहे होते हैं कि हमें माफ़ कर देना और हम तुम्हें यहाँ से दूर भेज रहे हैं। और इस तरह हम देखते हैं कि हल्क जो है प्लेनेट सकार में जाके पहुँच जाता है। और हम यहाँ से शिफ्ट होते हैं स्टार्क इंडस्ट्रीज़ के एक पुराने सी जगह पे जो कि आज का दिन है। मतलब अभी जो हमने इवेंट देखा था थोड़ी देर पहले वो 1 महीने पहले का था, और अब ये आज का इवेंट है। मतलब अब हल्क जो है इस दुनिया से बाहर निकल चुका है, उसके बाद की कहानी है। और हम देख रहे हैं आयरन मैन बैठा हुआ एक और मीटिंग के लिए और सबका इंतजार कर रहा है, और उसका आर्मर उसको बताता है कि वो लोग यहाँ पे आ रहे हैं। तो वहाँ पे हम देखते हैं कि रीड रिचर्ड, ब्लैक बोल्ट और नेमोर दोबारा से पहुँच जाते हैं। और हम देखते हैं कि वहाँ पे नेमोर भी पहुंचा हुआ होता है, जबकि हमें ऐसा लग रहा था कि नेमोर वो सब छोड़ के चले गया है। लेकिन नेमोर को पता है कि अब उसके राज इन लोगों के पास हैं, तो इसलिए वो लौट के वापसी आ चुका है। और हम देखते हैं आयरन मैन बोलता है कि तुम सबका यहाँ आने का बहुत बहुत शुक्रिया, डॉक्टर स्ट्रेंज बस कुछ देर में यहाँ पे आने ही वाले हैं। तो वहाँ पे नेमोर आके बोलता है कि चार्ल्स एक्जेवियर अभी भी मिसिंग है यहाँ पे। तो रीड रिचर्ड बोलते हैं कि जब से हाउस ऑफ एम का इवेंट हुआ है वो जब से ही मिसिंग है, अभी तक हमें उनके बारे में कुछ भी नहीं पता चला है। तो नेमोर बोलता है कि तो हमें इससे क्या अंदाज़ा लगाना चाहिए, अच्छा या बुरा। तो रीड रिचर्ड बोलते हैं कि हमें हमेशा उम्मीद अच्छी की रखनी चाहिए, बाकी जो होगा वो देखा जाएगा। नेमोर बोलता है चलो तो फिर तुम लोगों को मुबारक हो एक और नए डिज़ास्टर के लिए।
तो रीड बोलता है कि नेमोर तुम आखिरकार यहाँ पे आए भी क्यों हो, तुम्हें यहाँ पे बुलाया किसने था। तो आयरन मैन बोलता है कि इसको मैंने यहाँ पे बुलाया था। मुझे पता है कि हम सब ने ये फैसला किया था कि अब से हम ऐसी मीटिंग दोबारा नहीं करेंगे, लेकिन आज जो मैं तुम लोगों से बात करने आया हूँ वो बहुत ज़्यादा बड़ी है और इस तरह वो चीज़ जो है रोज़ रोज़ नहीं होती है। और अगर मैं तुम लोगों से आके ये बात शेयर नहीं करता तो मुझे नहीं लगता कि ये बात मैं अपने तक रख पाता और मैं आगे जाके क्या करता मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो मैंने सोचा कि सबसे अच्छा तरीका यही है कि मैं तुम लोगों के साथ आके ये शेयर कर दूं, क्योंकि मुझे तुम लोगों पे भरोसा है। और वो एक फ़ाइल ला के रखता है टेबल के ऊपर और बोलता है कि ये एक अर्ली ड्राफ्ट बिल है जो कि अभी कुछ टाइम पहले यूनाइटेड स्टेट कांग्रेस बिल्डिंग के अंदर छापा गया है, जिसको अभी मेरे ख्याल में महीने या 2 महीने हो चुके हैं। और मुझे जो है ये किसी ने टेबल के नीचे से ला के दिया है, मतलब मेरे जो खुफिया लोग काम करते हैं कैपिटल हिल के अंदर, उन्होंने मुझे ला के दिया है। और इस बिल का नाम, इस लॉ का जो नाम है वो है सुपर हीरो रजिस्ट्रेशन एक्ट। मुझे पता है आप लोगों के कान में ज़रूर घंटियाँ बज गई होंगी ये नाम सुन के, तो अभी आगे सुनते जाइए, आपको पूरा अंदाज़ा हो जाएगा कि आखिरकार ये हो क्या रहा है। जिस किसी के पास भी पावर्स हैं, जो कोई भी कॉस्ट्यूम पहनता है या फिर कोई म्यूटेंट है या फिर कोई ऐसा काम कर रहा है जो कि यूनाइटेड स्टेट गवर्नमेंट से छुप के कर रहा है लेकिन लोगों की भलाई के लिए कर रहा हो या बुराई के लिए कर रहा हो, अब इस लॉ के मुताबिक जो है उसको अपनी आइडेंटिटी रिवील करनी होगी यूनाइटेड स्टेट्स की गवर्नमेंट को, और उसके बदले उसको रजिस्टर किया जाएगा एज अ हीरो और उसको जॉब दी जाएगी एज अ गार्ड, जो कि शील्ड के लिए काम किया करेंगे और उनकी फोर्स के मुताबिक चला करेंगे। तुम जो सुपर हीरो ज़रूर रह सकते हो, लेकिन इसके लिए तुम्हें किसी ना किसी को जवाब ज़रूर देना पड़ेगा और इसके लिए तुम्हें जो है गवर्नमेंट के लोग फीस भी दिया करेंगे। और अगर तुमने इस लॉ से इनकार करा और इसके खिलाफ जाने की कोशिश करी तो तुम इस कंट्री के लिए एक क्रिमिनल बन जाओगे। और मेरा जहाँ तक अंदाज़ा है और भी दूसरी कंट्रीज़ जो हैं इस रूल को बहुत जल्द फॉलो करेंगी, क्योंकि हमें पता है कि हमेशा से जो काम यूनाइटेड स्टेट्स करता हुआ आया है उसको देख के हर कोई दुनिया में वही काम करता हुआ आया है। और मुझे पता है कि ये बिल आज नहीं तो कल ज़रूर पास होकर रहेगा। तो डॉक्टर स्ट्रेंज बोलते हैं कि अगर एक इंसान जो कि मास्क पहनता है तो उनको कैसे पता लगेगा कि वो कौन है। तो आयरन मैन बोलता है कि शील्ड जो एक ऐसा यूनिट डेवलप कर रही है जो कि इन लोगों के खिलाफ ही काम करेगा, जो कि इस लॉ को तोड़ने की कोशिश करेंगे। तो डॉक्टर स्ट्रेंज बोलते हैं कि ये तो बहुत ज़्यादा डिस्कस्टिंग है। आयरन मैन बोलता है कि मुझे लगता है कि हम सबको जो है हंसी खुशी इस लॉ को मान लेना चाहिए और इसकी पैरवी करनी चाहिए। और इससे पहले कि तुम पूछो कि कौन कौन इसके फेवर में है, मैं तुम लोगों से यही कहूँगा कि तुम सब इसके फेवर में हो जाओ, हमारे लिए यही अच्छा है। लेकिन वहाँ पे एकदम सब एक दूसरे की शक्ल देख रहे होते हैं और सब खामोश हो जाते हैं। और वहाँ पे हम देखते हैं कि नेमोर देख के मुस्कुरा रहा होता है। आयरन मैन वहाँ पे बोलता है कि हमें जो है साथ मिलके एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करना चाहिए, इससे पहले कि यह बात ज़्यादा बिगड़ जाए, इससे पहले कि कोई हर्ट हो या किसी को वो लोग एक एग्जाम्पल बना के सेट कर दें। हमें एक साथ मिलके काम करना होगा यहाँ पे। तो नेमोर बोलता है कि बहुत बढ़िया आयरन मैन, बहुत बढ़िया, पहले तुमने हल से अपनी जान छुड़वाई और अब तुम हम सबसे भी अपनी जान छुड़वाना चाहते हो, क्या बात है तुम्हारी। तो आयरन मैन बोलता है कि मैं तुमसे कह रहा हूँ नेमोर, ये सब अभी हुआ है, बिल्कुल अभी अभी। तो आयरन मैन बोलता है द हाउस ऑफ एम, निक फ्यूरी सीक्रेट वॉर, द 198, द अटैक ऑन एवेंजर्स मेंशन, यानी कि हमें ये सारी बात पता है और ये सारे इवेंट जो है मैं अपने चैनल पे पहले शेयर कर चुका हूँ। हाउस ऑफ एम के इवेंट में हमने देखा था कि किस तरह से सारी म्यूटेंट पॉपुलेशन खत्म हो जाती है, और निक फ्यूरी की सीक्रेट वॉर में हमने देखा था कि किस तरह से वो लाइटवीरिया के ऊपर हमला करते हैं और इस मुल्क से भागे हुए हैं। और द 198 से मतलब है कि इस दुनिया के अंदर अब सिर्फ 198 म्यूटेंट्स रह गए हैं, जिसकी वजह से चार्ल्स ज़ेवियर भी मिसिंग है। और अटैक ऑन एवेंजर्स मेंशन का मतलब है कि एवेंजर्स मेंशन के ऊपर स्कारलेट विच ने अटैक करा था, जो कि एवेंजर डिसअसेंबल का इवेंट है। ये सारे इवेंट मैं अपने चैनल पे पहले ही शेयर कर चुका हूँ, इसलिए अगर आप मेरे चैनल को शुरू से फॉलो कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा होगा। लेकिन आपने अगर वो इवेंट नहीं देखे तो परेशान ना हो, उन सब का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा क्रोनोलॉजिकली, आप जाके उन सबको देख सकते हैं। और आयरन मैन बताता है कि इन सारे इवेंट्स की वजह से ये एक्ट पास किया गया है, क्योंकि अब गवर्नमेंट के दिल में डर बैठ गया है। ये जो बड़े बड़े इवेंट्स हुए हैं इसकी वजह से गवर्नमेंट डर गई है और वो उसने ये बिल पास करने का फैसला कर लिया है। तो नेमोर बोलता है तुम्हारा कहना यह है कि हम सब हंसी खुशी इस लॉ को मान लें। तो आयरन मैन बोलता है कि नेमोर मेरी बात ज़रा गौर से सुनो, मैं तुम्हें उतनी आसानी से समझाने की कोशिश करूँगा जितनी आसानी से तुम समझ सको। मैं जो हूँ एक फ्यूचरिस्ट हूँ, मैं भविष्य देख सकता हूँ। मेरा दिमाग जिस तरह से काम करता है, रीड रिचर्ड का दिमाग जिस तरह से काम करता है, हम लोग जो हैं फ्यूचर देख लेते हैं, हम लोग को एक अंदाज़ा हो जाता है कि आगे क्या होने वाला है, क्योंकि हम लोग जो हैं साइंटिस्ट हैं, हम लोग दूर की सोचते हैं। इसी वजह से जो है हम लोग इतने सक्सेसफुल इन्वेंटर्स हैं, क्योंकि हमें पता है कि आगे लोगों को क्या ज़रूरत होती है और हम उनकी ज़रूरत के हिसाब से वो चीज़ बनाते हैं। और अब जो मैं तुम्हें बताने वाला हूँ वो हमारा फ्यूचर होगा। एक हीरो होगा, मेरा जहाँ तक ख्याल है एक यंग होगा जिसको ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं होगा। हो सकता है कि वो यंग एवेंजर्स का हिस्सा हो, उनमें से कोई बच्चा हो, या फिर हो सकता है वो लॉस एंजलिस के अंदर जो बच्चे जो टीवी शो चला रहे हैं जो कि न्यू वॉरियर्स के नाम से जाने जाते हैं, उन बच्चों में से कुछ ऐसा होगा। मतलब वो अपना बेस्ट देने की कोशिश कर रहे होंगे, वो हर बुराई से लड़ने की कोशिश कर रहे होंगे, लेकिन इन सब में उनसे एक बहुत बड़ी गलती हो जाएगी और उस गलती से जो है मेरे ख्याल में बहुत सारे लोग मारे जाएंगे या फिर बहुत सारे लोग हर्ट होंगे और इसकी वजह से एक बहुत बड़ा इशू बनेगा। और मेरा जहाँ तक ख्याल है ये सब जो होगा लाइव हो रहा होगा या फिर इसकी रिकॉर्डिंग टीवी पे ज़रूर आ जाएगी और इसके ज़रिए जो है ये पूरी दुनिया के अंदर फैल जाएगा।
और जब तक ये सारी नफरत जो गवर्नमेंट के दिल में हमारे लिए थी ये बॉयल होकर बाहर आना शुरू हो जाएगी, और उसके बाद से ही जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज़ होंगी वो सब इस बिल के ऊपर लाने के लिए फोर्स करेंगी। मतलब अभी तक ये बिल सिर्फ बना है, लेकिन इसके बाद इसको फोर्स किया जाएगा, इसको हर सुपर हीरो के ऊपर लगाया जाएगा, चाहे वो उसको अपनी मर्ज़ी से फॉलो करें या ना करें, वो उनके ऊपर ज़बरदस्ती थोप दिया जाएगा। और मेरा जहाँ तक ख्याल है कि आगे जाके कुछ ऐसा ही होने वाला है। और इसके साथ साथ सिर्फ यही नहीं, आधे लोगों पे वो थोप दिया जाएगा और आधे लोग उसको अपने दिल से अपना लेंगे। इसके साथ साथ आधे लोग जो हैं इस लॉ को मानेंगे और आधे लोग इस लॉ के ख़िलाफ़ जाएंगे, और इस तरह जो है हम लोगों के बीच में टीम्स बन जाएंगे। मतलब आधे लोग जो हैं इसके ख़िलाफ़ जा रहे होंगे और आधे लोग जो हैं इस लॉ को मान रहे होंगे, और हमारे जो लॉ मेकर्स होंगे वो हमें फोर्स करेंगे कि आप दुनिया में एक ऐसी एग्जांपल सेट करें जिसकी वजह से जितने भी हीरोज़ नहीं आ रहे हैं वो हमारी तरफ आएँ। और मेरा जहाँ तक ख्याल है वो इसके लिए हमारे स्पाइडरमैन के पास जा सकते हैं, क्योंकि स्पाइडरमैन ने आज तक अपना मार्क्स नहीं उतारा और उसकी आइडेंटिटी सबसे ज़्यादा मिस्टीरियस रही है। तो मेरा जहाँ तक ख्याल है वो स्पाइडरमैन की तरफ ही जाने की कोशिश करेंगे, या फिर वो हमसे कहेंगे कि आप स्पाइडरमैन को इस लॉ के अंदर शामिल करें। वो किसी ऐसे को लाएंगे जिसका मिसाल वो सेट कर सकें, उसकी मैरिज, उसकी फैमिली, उसका क्राइम वगैरह हर चीज़ तबाह हो जाएगी, क्योंकि इसके ज़रिए पूरी दुनिया देख लेगी कि वो है कौन आखिरकार। और इस तरह ये पूरी कंट्री जो है जलना शुरू हो जाएगी। यहाँ पे दो साइड्स बन जाएंगी, एक साइड जो उनके खिलाफ होगी और एक साइड जो उनके साथ होगी। हमें मजबूर कर दिया जाएगा कि हम अपने दोस्तों से ही लड़ें, हमें मजबूर कर दिया जाएगा कि हम अपने टीम के खिलाफ जाएं, हमें मजबूर कर दिया जाएगा कि जिनसे हम प्यार करते थे हम उन्हीं को पकड़ के उनके लिए लाएं। दोस्त के हाथ में मर रहा होगा, टीममेट के हाथों में मर रहा होगा। और मैं तुम लोगों को बता रहा हूँ कि ये सब बहुत जल्द होने वाला है। आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सिविल वॉर का इवेंट अभी शुरू नहीं हुआ है, लेकिन टोनी स्टार्क ने जितनी बातें कही हैं, उसने जो फ्यूचर बताने की कोशिश करी है वो बिल्कुल एक्यूरेट है, क्योंकि हमें पता है कि सिविल वॉर के इवेंट के अंदर बिल्कुल ऐसा ही होता है। और आयरन मैन बोलता है कि मैं तुम लोगों से कह रहा हूँ कि अगर हम सब एक साथ मिल जाएं और हम इस बिल को मिल के रिप्रेजेंट करें, क्योंकि इस वक्त हम लोग सबसे मोस्ट पावरफुल हीरोज़ हैं इस दुनिया के अंदर, तो वो बाकी के हीरोज़ जो हैं वो हमारे साथ आने में कोऑपरेट करेंगे, वो हमारे खिलाफ नहीं जाएंगे। तो नेमर बोल रहा है क्या तुम मुझे अपनी वही बात दोबारा दोहरा सकते हो जो कि तुमने कई साल पहले करी थी मुझसे, कि हम लोग क्यों ना अपनी एक डेलीगेशन बना लें, हम लोग मिल के सबको चलाएं, क्या हम वो काम दोबारा नहीं कर सकते? तो आयरन मैन बोलता है कि हाँ बिल्कुल, वो मेरी बात बिल्कुल ठीक थी, मैंने तुम लोगों से जो कहा था वो सही कहा था कि हमें एक डेलीगेशन बनानी चाहिए, हमें एक पावर बनना चाहिए, लेकिन तुम लोगों ने उस वक्त मेरी बात नहीं सुनी जब उसको सुनना चाहिए था। और मैं तुम लोगों से भीख मांगता हूँ कि कम से कम मेरी इस बात को ज़रूर सुन लो, वरना अगर ये तुम लोगों ने मेरी बात नहीं सुनी तो तुम लोगों को इसका भी आगे जाके सिर्फ पछतावा ही रह जाएगा, जैसे उस बात का रह गया है, क्योंकि मैं फ्यूचर देख सकता हूँ। तो नेमर वहाँ से खड़ा होकर बोलता है कि ये चीज़ तुम लोग अपने ऊपर खुद लेकर आए हो, ये एक सरफेस वर्ल्ड की सिचुएशन है। तो आयरन मैन बोलता है कि वो तुम्हारे लिए अटलांटिस में भी ज़रूर आएंगे। तो नेमर बोलता है ऐसा हो ही नहीं सकता है, क्योंकि अगर वो वहाँ पे आए तो वो एक एक्ट ऑफ वॉर होगा, और अगर वो मुझसे वॉर करना चाहते हैं तो वो ज़रूर आएँ, क्योंकि मुझे पता है कि मैं उन सबको आराम से मार दूंगा और इस तरह ये पूरा का पूरा प्लेनेट आखिर में मेरा हो जाएगा, समझे तुम? और इस तरह हम देखते हैं कि नेमोर वहाँ से अपनी जान छुड़वा के निकल जाता है, क्योंकि देखा जाए एक तरह से तो वो उसका हेडेक नहीं है, ये जो है सरफेस वर्ल्ड की प्रॉब्लम है, ये अमेरिका की प्रॉब्लम है। और वहाँ पे वो सब बैठ के सोच रहे होते हैं कि अब हम आखिरकार क्या करें। तो डॉक्टर स्ट्रेंज बोलते हैं कि मेरा जहाँ तक ख्याल है ये सब गलत हो रहा है। तो आयरन मैन बोलता है कि डॉक्टर? तो डॉक्टर बोलता है कि हाँ ये सब कुछ गलत है, ये जो है लोगों के दिल में इग्नोरेंस और फियर पैदा कर देगा। हम में से जो लोग हैं अपने राइट्स के लिए लड़ते हैं, मतलब हम अपनी आइडेंटिटी छुपाने के लिए मर भी सकते हैं। और डॉक्टर स्ट्रेंज बोलते हैं कि डॉक्टर रिचर्ड आप ही बताइए कि मैं कुछ गलत कह रहा हूँ? तो डॉक्टर रिचर्ड बोलते हैं कि टोनी बिल्कुल ठीक कह रहा है। तो डॉक्टर स्ट्रेंज बोलते हैं कि ओह माय गॉड रिचर्ड, तुम भी ऐसा सोचोगे? तो रीड बोलता है कि हाँ मैं बिल्कुल ऐसा ही सोचूंगा और ये बिल्कुल ठीक है। तो वहीं पर हम देखते हैं कि डॉक्टर स्ट्रेंज भी इनकी बात से इत्तेफाक नहीं करते हैं। तो डॉक्टर स्ट्रेंज बोलते हैं कि मेरा ज़्यादा ख्याल है कि हमारी मीटिंग यहीं ख़त्म हुई और आज के बाद मुझे दोबारा कभी नहीं बुलाना। और हम देखते हैं कि डॉक्टर स्ट्रेंज भी वहाँ से चले जाते हैं। वहीं पर हम देखते हैं आयरन मैन ब्लैक बोल्ट की तरफ देख के बोलता है कि मुझे माफ़ कर देना ब्लैक बोल्ट, मुझे पता है कि हम तुमसे बात नहीं कर सकते हैं। लेकिन ब्लैक बोल्ट उसको इशारों में बोल देता है, जैसे कि नेमोर ने बोला था कि ये उसकी प्रॉब्लम नहीं है, ये अमेरिका की प्रॉब्लम है, और वो भी यहाँ से चले जाता है। तो आयरन मैन बोलता है कि मुझे लगता है मैं तुम्हारा इशारा समझ गया हूँ ब्लैक बोल्ट। रीड बोलता है कि चलो अब मुझे लगता है कि मुझे भी घर जाना चाहिए, और हो सकता है कि मुझे सारी ज़िंदगी के लिए अपनी बीवी से भी लड़ना पड़े, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि वो इसके लिए तैयार होगी। तो आयरन मैन बोलता है कि हाँ आप जाइए, लेकिन जैसे ही मुझे कुछ खबर पता चलेगी मैं फ़ौरन से आपको बताऊँगा। और इस तरह हम देखते हैं कि उस कमरे के अंदर खाली आयरन मैन बैठा रह जाता है, जो कि सोच में पड़ जाता है। और यहाँ पे हमारा जो वन शॉट है वो ख़त्म हो जाता है। और इसके बाद हमें यहाँ पे नीचे लिखा हुआ दिखता है कि टू बी कंटिन्यूड इन सिविल वॉर, प्लैनेट हल्क एंड न्यू एवेंजर्स। मतलब इस एक वन शॉट के ज़रिए उन्होंने हमें 3-4 स्टोरी आर्क्स बता दिए हैं। तो मैं आप लोगों से यही कहूँगा कि अगर आपने मेरी सारी वीडियोस पहले से देखी हुई होंगी तो ये वन शॉट आपको बहुत ज़बरदस्त तरीके से समझ में आ गया होगा और आपको मज़ा भी आया होगा, क्योंकि आगे वाले इवेंट जो हैं इसके ज़रिए हमें पता चल गए हैं। लेकिन अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो मैं आपसे कहूँगा कि प्लीज़ आप मेरे चैनल पर जाके सारी एपिसोड्स देख लें, ताकि आपको ज़्यादा मज़ा आए अपने आगे के एपिसोड्स देखने में।
तो यहाँ पे इस वन शॉट के ज़रिए बहुत सारी बातचीत निकल गई हैं। सिविल वॉर का इवेंट आ गया है, प्लैनेट हल्क का इवेंट आ गया है, ये इवेंट मैं पहले ही शेयर कर चुका हूँ। लेकिन अब मैं जो हूँ इस इवेंट के बाद एक एक्समैन के इवेंट की तरफ जाऊँगा, क्योंकि जब से मैंने हाउस ऑफ एम का इवेंट आपके साथ शेयर करा है उसके बाद से मैंने कुछ भी एक्समैन रिलेटेड शेयर नहीं करा। मतलब आप लोगों को सिर्फ अभी इतना ही पता है कि दुनिया में 198 म्यूटेंट्स रह गए हैं, लेकिन उसके बाद हुआ क्या, चार्ल्स ज़ेवियर का क्या हुआ, क्योंकि हमें पता है कि वो इल्यूमिनाटी की टीम को भी नहीं मिले, तो आखिरकार हैं कहाँ। तो ये जो बड़े बड़े सवाल एक्समैन से रिलेटेड हैं, अब मैं अपनी अगली सीरीज़ जो शुरू करूँगा उसमें मैं एक्समैन के बारे में आपको सब बताऊँगा। सो गाइज, आई होप कि आपको मेरा ये वन शॉट बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। मुझे पता है कि ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो गई है, लेकिन मैं क्या करूँ, क्योंकि मुझे इसमें आपको एक डायलॉग टू डायलॉग सारी बातें बतानी थी इन कैरेक्टर्स के बारे में, वरना अगर मैं सिर्फ आपको एक स्क्रिप्ट बना के बता देता तो आपको इतना ज़्यादा मज़ा नहीं आता। इनके डायलॉग्स में ही सारी बात थी, सारी स्टोरीज थी, तो इसलिए वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो गई। और ये कॉमिक्स भी कम से कम 40 पेज का था, तो इसलिए ये वीडियो लंबी होनी ही थी। लेकिन आई होप कि आपको ये वीडियो बिल्कुल भी बोर नहीं लगी होगी और आपने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा। तो प्लीज़ जल्दी से इस वीडियो को लाइक और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वन शॉट कैसा लगा। और प्लीज़ आप कमेंट में ये नहीं बोलिएगा कि इसका पार्ट 2 कब आएगा, क्योंकि इसका कोई पार्ट नहीं है, ये एक वन शॉट है। और ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी ये ऑसम कॉमिक देख सकें। और अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो प्लीज़ वो सब्सक्राइब बटन ज़रूर दबाइएगा और साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। और आपके सब्सक्राइबर से ही मुझे पता चलता है कि मैं अच्छा काम कर रहा हूँ और मुझे इस तरह का काम करते रहना चाहिए। सो गाइज, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में किसी और कॉमिक बुक के साथ। टिल देन, थैंक यू सो मच।